Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 7 of class 12th Modern Indian Art. एंड आज के वीडियो में हम लोग जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो है आपका द न्यू फिगरेटिव आर्ट एंड द मॉडर्न आर्ट फ्रॉम 1980s, न्यू मीडिया आर्ट फ्रॉम 1990s and some of the main paintings of modern art like the lives of medieval Sant, Mother Teresa, हल्दी ग्राइंडर एंड फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्व पल्ली। इन 4 पेंटिंग्स को हम जो बेसिकली कुछ म्यूरल जैसे लाइव्स ऑफ मिडेवल संत है वो एक म्यूरल पेंटिंग है, मदर टेरेसा, हल्दी ग्राइंडर ये कैनवास पेंटिंग है एंड साथ ही ज़्यादा फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्व पल्ली ये पेंटिंग है मिक्स मीडिया में कैनवास पे ही की हुई पेंटिंग है। तो हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग पेंटिंग्स को मेंशन करेंगे एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसके अंदर हम प्रिंट्स को जो बेसिकली मॉडर्न आर्ट का ही एक पार्ट है उसमें हम प्रिंट्स मीडिया को या प्रिंट मेकिंग वाली पेंटिंग्स को उसमें पढ़ेंगे। एंड इसके आज के कंटेंट के अंदर हम लोग इससे पहले के वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट स्टाइल को डिस्कस कर चुके हैं, आर्ट ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो 1980s में मतलब 80 के दशक में जो आर्ट स्टाइल मॉडर्न आर्ट के अंदर किस टाइप की पेंटिंग्स किस टाइप के आर्टिस्टों ने काम किया उसको देखेंगे। साथ ही साथ 90s की फील्ड में मतलब कि 90 के दशक में मीडिया आर्ट का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट में, इसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब तक के हम इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड 2 के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के आर्ट स्टाइल को एंड कैसा मॉडर्न आर्ट का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसा होता रहा उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही साथ मॉडर्न आर्ट को सपोर्ट करने के लिए या उसके डेवलपमेंट में कौन कौन से जो आर्ट ग्रुप्स डेवलप हुए थे इंडिया में जिन्होंने बेसिकली मॉडर्न आर्ट में काम किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आर्ट ग्रुप्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में पढ़ा हमने, नियोतांत्रिक आर्ट के बारे में पढ़ा। तो ये डिफरेंट आर्ट स्टाइल को हमने पढ़ा। एंड अब हम जो बात करेंगे हम 90s में 80s के टाइम पीरियड में किस टाइप की पेंटिंग्स वगैरह क्रिएट की गई उस जो मॉडर्न आर्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है उसे हम देखेंगे। तो पेंटिंग देखते हैं आज का द न्यू फिगरेटिव आर्ट एंड मॉडर्न आर्ट फॉर्म फ्रॉम 1980s। मतलब 80 के दशक में जो मॉडर्न आर्ट थी वो एंड जो फिगरेटिव आर्ट थी वो दोनों किस तरह से ट्रांसफॉर्म उसका कैसा ट्रांसफॉर्म हो चुका था या किस नए रूप में वो स्टैब्लिश हो चुकी थी उसको देखिए। केजी सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर फ्रॉम बड़ौदा use storytelling method and the Jogen Chaudhary, Vikas Bhattacharya and Ganesh Pine from Bengal painted social problems in their paintings। यहाँ पे अब इस टाइम तक मतलब 80s के टाइम पीरियड तक आते आते आर्टिस्टों ने डिफरेंट टाइप के मेथड्स को अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे पहले स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फिगरेटिव आर्ट जो कॉमन चली आ रही थी, देन फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टार्ट हुई, देन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ही साथ में कुछ नए फीचर्स के साथ नियोतांत्रिक आर्ट इस्टेब्लिश हुई। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप इसमें चेंजेस आते जा रहे थे। और इसी चेंज में एक और चेंज आया कि जो पेंटिंग्स थी वो स्टोरी टेलिंग मेथड से बनाई जाने लगी। दैट मीन्स जो पेंटिंग्स थी वो अपने आप में एक पूरी कहानी को बताती करती थी। और इस तरह की जो पेंटिंग्स बनाने वाले आर्टिस्ट थे वो थे केजी सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर। जो ये सभी जो आर्टिस्ट थे वो बेसिकली बड़ौदा से थे और इन्होंने स्टोरी टेलिंग मेथड को पेंटिंग में यूज़ किया था। मतलब कि जो इनकी पेंटिंग्स थी वो एक तरह से नरेटिव पेंटिंग्स थी, किसी न किसी नरेट्स को रिप्रेजेंट करती हुई पेंटिंग्स थी। जोगेन चौधरी, विकास भट्टाचार्य एंड गणेश पाइन फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल के आर्टिस्ट थे। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो उस समय में उनके करंट जिस वो फील्ड में थे या जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स को उन्होंने पेंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उनकी पेंटिंग्स का मेन थीम उस समय की सोशल प्रॉब्लम्स थी।
80s की बात कर रहे हैं हम, तो 80s में जिस तरह की भी सोशल प्रॉब्लम उस समय में सबसे ज़्यादा मतलब लोग सफ़र कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को इन आर्टिस्टों ने जोगेंद्र चौधरी, विकास भट्टाचार्य एंड गणेश पाइन ने इन प्रॉब्लम्स को अपनी पेंटिंग का मेन थीम बनाया, या अपनी पेंटिंग्स के थ्रू लोगों से इन सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया उन्होंने। दे यूज़ कैलेंडर स्टाइल एंड फोक आर्ट टू पेंट पेंटिंग्स। अब उन्होंने जो ये अपना जो ये स्टाइल क्रिएट किया था, इसी स्टाइल के अंदर उन्होंने उन पेंटिंग्स को कैलेंडर स्टाइल के अंदर, दैट मीन्स पेंटिंग ज़्यादा बड़ी लार्ज स्केल पे होती थी, ना ही छोटे छोटे स्केल में होती थी, मतलब कैलेंडर इमेजेस में उन पेंटिंग्स को फोक आर्ट के साथ रिलेट करके उन्होंने अपनी पेंटिंग्स पेंट करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स उसमें कैलेंडर स्टाइल के भी प्लस फोक आर्ट दोनों के एलिमेंट्स उसके अंदर कंबाइन थे। ज्योति भट्ट, लक्ष्मा गौड़ एंड द अनुपम सूद प्रिंट मेकर्स आर्टिस्ट वर यूज्ड ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर इन देयर आर्ट। अब यहाँ पे आते आते आर्टिस्ट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, नए नए मॉडर्न आर्ट के नए नए फैक्टर्स आर्टिस्टों के सामने आते गए, लोगों ने अलग डिफरेंट वे में काम करना स्टार्ट, डिफरेंट थीम को उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। वहीं कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हुए जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म के साथ साथ एनिमल्स को भी अपनी पेंटिंग्स में जगह दी। दैट मीन्स उन्होंने उनको भी बनाना स्टार्ट किया, एनिमल्स के साथ रिलेट करके उनको भी पेंटिंग में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर जो आर्टिस्ट जो थे जिन्होंने ऐसा काम किया, उसके अंदर ज्योति भट्ट, जिनका मेन आर्ट वर्क है देवी एक, ये भी एक प्रिंट है, देवी आर्ट वर्क को क्रिएट किया। लक्ष्मा गौड़ ने मैन वुमेन द ट्री, ये इनका आर्ट वर्क है, इसको क्रिएट किया। एंड जो अनुपम सूद, इनकी जो पेंटिंग थी वो थी ऑफ द वॉल्स। इन सभी ये सारे के सारे आर्टिस्ट प्रिंट मेकर थे, मतलब कि इन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया था, और इनके जो प्रिंट्स थे या जो इनकी प्रिंट पेंटिंग्स थी उसके अंदर इन्होंने ह्यूमन के साथ एनिमल फिगर्स को भी मेंशन किया। अर्पिता सिंह, नलिनी मनाली, सुधीर पटवर्धन एंड अदर आर्टिस्ट पेंटेड टू द plight ऑफ पीपल लिविंग इन बिग सिटीज। एंड अब कुछ आर्टिस्टों ने सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, कुछ ने एनिमल्स को पेंटिंग में जगह दी, तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने उस समय में बिग सिटीज़ में, मतलब ये भी एक सोशल प्रॉब्लम ही थी, बट ये करंट उस समय की जो करंट सिचुएशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने बिग सिटीज़ में जिस तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे उनको भी आर्टिस्टों ने पेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, जो बिग सिटीज़ की प्रॉब्लम थी, उनको प्रेजेंट करने वाले या उनको पेंट करने वाले आर्टिस्टों के अंदर अर्पिता सिंह, नलिनी मनाली एंड सुधीर पटवर्धन, इन तीनों आर्टिस्टों का नाम लिया जाता है जिन्होंने बेसिकली बिग सिटीज़ की प्रॉब्लम को अपनी पेंटिंग्स के अंदर डिस्कस किया। गुलाम मोहम्मद शेख पेंटेड द बिजी स्ट्रीट ऑफ बड़ौदाज ओल्ड मार्केट। एंड ऐसे ही और एक आर्टिस्ट हुए जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद शेख। इन्होंने बेसिकली जो बड़ौदा के जो पुराने जो बाज़ार थे, ओल्ड मार्केट्स थे, वहाँ की तंग गलियों को, बिजी गलियों, स्ट्रीट्स को उन्होंने पेंट किया। किन्होंने? गुलाम मोहम्मद शेख ने। एंड इनकी जो ये पेंटिंग्स थी, जो बिजी स्ट्रीट्स की जो पेंटिंग्स थी या मार्केट की जो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, वो बेसिकली जो सियना एक प्लेस का नाम है जो यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज के उसको अनाउंस कर रखा है। तो सियना मिडेवल टाउन है जो बेसिकली हिस्टोरिकल पैलेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो वहाँ का स्ट्रक्चर प्लस जो लॉरेंजेटी जो ब्रदर्स थे, ये भी बेसिकली सियना से ही बिलोंग करते थे, बट ये इटालियन आर्टिस्ट थे, मतलब इटालियन स्टाइल में इन्होंने काम किया था। तो इनका इम्पैक्ट इन वाली पेंट, दैट मीन्स जो ये इन्होंने लैंडस्केप बनाए थे, मतलब कि बिजी स्ट्रीट्स के जो लैंडस्केप बनाए थे, तो उसके अंदर इनका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। केजी सुब्रमण्यम 80s के ही टाइम पीरियड में एक आर्टिस्ट और हुए, केजी सुब्रमण्यम। एंड जो केजी सुब्रमण्यम थे
वो गुलाम मोहम्मद शेख, जो अभी जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, जिन्होंने बड़ौदा के ओल्ड मार्केट्स की बिजी स्ट्रीट्स को पेंट किया था, उनके ये टीचर थे। ही वॉज अ टीचर ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। ये साथ ही जो बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट थे उनके फाउंडिंग मेंबर में से एक मेंबर केजी सुब्रमण्यम भी थे। He learnt about the public role of art. His teachers Vinod Bihari Mukherjee and Ram Kinkar Baj, जो केजी सुब्रमण्यम थे, उनका मानना था, मतलब उन्होंने जो सीखा था, उन्होंने अपने टीचर से सीखा था कि जो आर्ट है, आर्ट पब्लिक के लिए, दैट मीन्स जनता के लिए है, तो जनता के लिए मेन रोल प्ले करती है आर्ट। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो एक रूल था या जो ये टीचिंग्स थी, वो उन्होंने टीचिंग्स अपने टीचर्स विनोद बिहारी मुखर्जी एंड राम किंकर बैस से सीखा था, क्योंकि दोनों ही आर्टिस्ट एक मतलब पब्लिक प्लेस पे काम करने वाले आर्टिस्ट थे, जिन्होंने आर्ट को बेसिकली पब्लिक के लिए ही डिफाइन किया था, या यूँ बोल लीजिए आर्ट की जो डेफिनेशन थी वो उन्होंने पब्लिक के साथ ही रिलेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट की थी। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल विनोद बिहारी मुखर्जी का मिडेवल संत जो म्यूरल पेंटिंग है, जिन्होंने हिंदी भवन में बनाया था, एंड साथ ही राम किंकर बैच, जिन्होंने कला भवन के कंपाउंड के अंदर संथाल स्कल्पचर को क्रिएट किया था। दोनों की आर्ट पब्लिक के लिए रिप्रेजेंट थी, पब्लिक के बीच में एंड पब्लिक के लिए ही उन्होंने ये चीज़ क्रिएट की थी, और यही चीज़ उनके स्टूडेंट केजी सुब्रमण्यम ने उनसे सीखी थी। He was interested in mural art or art on the large public building that could be seen by everyone। और इसके लिए इनका ये भी मानना था कि जो मतलब इसीलिए इनका जो इंटरेस्ट था, मतलब मेन इनका जो इनका पसंदीदा जो काम था या पेंटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इनको पसंद था वो म्यूरल आर्ट था। ये इनका इंटरेस्ट म्यूरल आर्ट में था, एंड साथ ही साथ ये पेंटिंग लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स में, मतलब कि जो लोगों के बीच में या ऐसी बिल्डिंग्स को ये पे आर्ट करना इनको पसंद था जो बेसिकली इजीली लोग उसको देख पाए। तो इसी तरह की बिल्डिंग को चूज़ करते थे एंड उनके ऊपर म्यूरल आर्ट को क्रिएट करते थे। तो इनका मानना था जो आर्ट है वो लार्ज बिल्डिंग पे बनाया जाए ताकि इजीली लोग उसको सीन कर सके। ये उनका एक आर्ट वर्क है जो बेसिकली उन्होंने बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट पे क्रिएट किया था, and this is a picture of KG Subramaniam. He was attracted to sand casting technique of local Rajasthani artist, and साथ ही साथ ये म्यूरल पेंटिंग के आर्टिस्ट तो थे ही थे, साथ ही साथ इन्हें राजस्थानी की जो सैंड मतलब राजस्थान के अंदर जो फेमस आर्ट है सैंड कास्टिंग की, वो टेक्निक से भी काफ़ी ये अट्रैक्ट थे या उससे अटैच थे। इसीलिए उन्होंने ये जो सैंड कास्टिंग टेक्निक थी ये इन्होंने पर्टिकुलर राजस्थान में आकर राजस्थानी आर्टिस्टों से सीखी भी थी। वन ऑफ द म्यूरल 3 mythological goddess is the famous painting on the outer wall of कला भवन बिल्डिंग। और साथ ही इनका जो बेस्ट म्यूरल है 3 mythological goddess, ये इन्होंने 3 देवियों की जो पौराणिक देवियां हैं उनका पेंटिंग या उनका म्यूरल पूरा उन्होंने बना रखा है, एंड ये म्यूरल उन्होंने कला भवन बिल्डिंग पे क्रिएट किया है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ट टू कन्फाइन टू द आर्ट गैलरीज बट अ पार्ट ऑफ पब्लिक। इनका मानना था कि जो आर्ट है वो बेसिकली किसी आर्ट गैलरी के अंदर सीमित नहीं रहे, मतलब आर्ट गैलरीज के अंदर या बंद कमरों के अंदर बंद होकर ना रहे। वो चाहते थे जो आर्ट है वो पब्लिक का पार्ट बने। दिस इज द म्यूरल ऑफ द 3 mythological goddess। ये देखिए ये केजी सुब्रमण्यम का ही बनाया हुआ आर्ट वर्क है, जिसे आपको दिख रहा होगा वॉल पे पूरा क्रिएट किया हुआ इन्होंने म्यूरल। तीनों देवियों को इन्होंने दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती, तीनों को इन्होंने क्रिएट किया है इसके अंदर। एंड ये कला भवन दैट मीन
शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में ही कला भवन बिल्डिंग बनी हुई है, और ये बिल्डिंग या ये कला भवन इंडिया का पहला नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल माना जाता है। एंड उसी की वॉल पे इन्होंने ये पूरा आर्टवर्क क्रिएट किया है। सच अ पब्लिक व्यू of art can also be seen in a popular exhibition called Place for People in 1981। और इसी तरह के व्यूज़ को लेकर, इसी तरह के थॉट्स को लेकर के कि जो आर्ट है वो पब्लिक का ही एक पार्ट है, या जो आर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं, दैट मीन्स पब्लिक से ही वो अटैच में होनी चाहिए। तो इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के इन्होंने एक एग्जीबिशन एग्जिबिट की थी, जो बेसिकली 1981 में इन्होंने, जिसका उस एग्जीबिशन का नाम रखा था प्लेस फॉर पीपल। इसका काफ़ी ये चर्चाओं में भी रही थी एग्जीबिशन, एंड इसको काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी इसको पब्लिश किया गया था, प्लेस फॉर पीपल। जैसे ये यहाँ पे मैंने कटिंग लगा रखी है, प्लेस फॉर पीपल, और इसमें के.जी. सुब्रमण्यम के साथ अदर और भी मेंबर्स इसमें शामिल थे। 6 और मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे। ये 1981 में लगाई गई थी ये एग्जीबिशन। दिस एग्जीबिशन वॉज शोन इन दिल्ली एंड बॉम्बे। और जो ये एग्जीबिशन थी ये दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह लगाई गई थी। देयर वर 6 आर्टिस्ट लाइक भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, विवान सुंदरम, नलिनी मनानी, सुधीर पटवर्धन एंड जोगेंद्र चौधरी। और इसमें मतलब के.जी. सुब्रमण्यम के साथ में 6 और आर्टिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के ये पूरी एग्जीबिशन को एग्जिबिट किया था। और ये इन 6 मेंबर्स की फोटोग्राफ है। भूपेन खक्कर हैव बीन शोन स्ट्रगल ऑफ मिडिल क्लास बाय पेंटिंग्स। भूपेन खक्कर ने बेसिकली अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो मिडिल क्लास के अंदर जो भी उनके लाइफ स्ट्रगल होता है उनको पेंटिंग्स के थ्रू दिखाना शो किया। बेसिकली उन्होंने मिडिल क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने पेंटिंग में शो अप किया। ही डिपिक्टेड लोकल बार्बर एंड वॉच रिपेयरर एसेट्रा वर पेंटेड इन फोटोग्राफी स्टाइल इन द वाटर मीडियम ऑन कैनवास। और इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट मीडियम में काम किया था। दैट मीन्स इन्होंने पेंटिंग का जो थीम लिया था, मिडिल क्लास, जो लोकल मिडिल क्लास होती है उनके लाइफ स्टाइल को, उनके स्ट्रगल को दिखाया था। एंड उसके अंदर जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई उसमें जैसे लोकल बार्बर को एंड वॉच रिपेयरर, जो घड़ी की मरम्मत करने वाले होते हैं और जो बार्बर्स होते हैं उनको इन्होंने पेंट किया। और ये पेंटिंग्स जो उन्होंने बनाई थी वो फोटोग्राफिक स्टाइल में वाटर कलर मीडियम से कैनवास के ऊपर बनाई थी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ भूपेन खक्कर एंड दीज आर पेंटिंग्स ऑफ भूपेन खक्कर। ये फर्स्ट पेंटिंग इज़ द वॉश रिपेयरर एंड सेकंड पेंटिंग इज़ द बार्बर, लोकल बार्बर। देखिए इस पेंटिंग में फोटोग्राफिक इफेक्ट नज़र आ रहा होगा आपको। एंड ये पर्टिकुलर कैनवास के ऊपर वाटर कलर से फोटोग्राफिक स्टाइल में बनाई गई थी। एंड ये फोटोग्राफिक स्टाइल जो डिफरेंट मीडियम में कैनवास पे बनाई जाती थी इसे बेसिकली फोटो रियलिज्म कहते थे। न्यू मीडिया आर्ट फ्रॉम 1990s। अब जो मीडिया आर्ट था मतलब 90 के दशक तक, वो कैसे उसने मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करी या क्या कंट्रीब्यूशन था उसका, वो देखिए। इन 1990s फोटोग्राफी बिकेम अ वेरी पॉपुलर ड्यू टू कॉपी इजीली दिस टेक्निक कॉल्ड फोटो रियलिज्म। 90 तक आते आते मतलब 90s तक आते आते जो फोटोग्राफी थी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही इजीली उसको कॉपी किया जा सकता था। एक क्लिक के अंदर आप बहुत सारी इमेजेस को या बहुत सारे उसके प्रिंट्स को आप इजीली ले पाते थे। तो यही टेक्निक मतलब फोटोग्राफिक स्टाइल के अंदर कलर्स के थ्रू पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट हुआ था, जो इस टेक्निक को फोटो रियलिज्म कहा गया।
जैसे अभी आपको मैंने भूपेन खक्कर की 2 पेंटिंग्स दिखाई थी, बार्बर की एंड वॉश रिपेयरर। ये दोनों पेंटिंग्स आपकी फोटो रियलिज्म स्टाइल में बनाई हुई है। अतुल टोडिया यूज दिस टेक्निक टू मेकिंग बापू आर्ट वर्क एट द रेने ब्लॉक गैलरी, न्यूयॉर्क। और एक आर्टिस्ट और थे जिनका नाम था अतुल डोडिया। बेसिकली अतुल डोडिया आर्टिस्ट को फोटो रियलिज्म टेक्निक का मेन आर्टिस्ट माना जाता है। मतलब इनकी जो पेंटिंग थी, जो बापू आर्ट वर्क, मतलब बापू इनका एक आर्ट वर्क था, इनकी पेंटिंग थी जो इन्होंने अभी, ये पेंटिंग इनकी रेने ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क में, ये पेंटिंग बेसिकली फोटो रियलिज्म स्टाइल से बनाई गई, टेक्निक से बनाई गई थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ अतुल डोडिया एंड दिस इज हिज आर्ट वर्क बापू। इसके अंदर आपको बापू दिखाई दे रहे होंगे एंड जो पेंटिंग का शो अप है टोटली आपको एक फोटो की तरह, वो मतलब फोटोग्राफ की तरह आपको सीन हो रहा होगा। मतलब फोटोग्राफ की जो टेक्निक होती है उसकी तरह सिमिलरली आप कलर्स का एप्लीकेशन करते हो सरफेस के ऊपर, किसी भी शीट या किसी भी कैनवास के ऊपर, तो वो स्टाइल या वो टेक्निक आपकी फोटो रियलिज्म कहलाती है। टीवी संतोष एंड शिबू नटेशियन use photorealism technique to react communal violence and टीवी संतोष एंड शिबू नटसियन दोनों आर्टिस्टों ने इस टेक्निक को कम्युनिकल वायलेंस को पर रिएक्ट करने के लिए यूज किया। वुमेन एस्थेटिक्स एंड क्वेयर, homosexual people etc. subject were painted by Shiva Chachi, Ravi Agarwal, Atul Bhalla and other artists which were not noticed by society. And कुछ मतलब शिवा चाची, रवि अग्रवाल, अतुल भल्ला जैसे कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऐसी पेंटिंग्स को पेंट किया जिन्हें जनरली सोसाइटी के अंदर इजीली नोटिस नहीं किया जाता था, या यूँ बोल लीजिए सोसाइटी के अंदर उनको जल्दी से अडॉप्ट नहीं किया जाता था। इस तरह की पेंटिंग्स को इन्होंने पेंट किया, जैसे कि वुमेन एस्थेटिक्स को किया, जो कि बेसिकली जो सन्यासी जो होते हैं, जो फीमेल जो सन्यासी होती हैं उनको इन्होंने पेंट किया। क्वेयर को किया, जैसे कि होमोसेक्सुअल, मतलब सेम जो सेक्स के जो पर्सन्स होते हैं उस टाइप की इन्होंने पेंटिंग्स को पेंटिंग में यूज़ करना या उनको मेन सब्जेक्ट के तौर पे इन्होंने पेंट किया, जो इजीली सोसाइटी में जल्दी से अडॉप्ट नहीं किए जाते। कंटेम्प्रेरी आर्ट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद आर्टिस्ट। जो कंटेम्प्रेरी आर्ट थी, मतलब जो उस समय में जो जिस तरह की आर्ट चल रही थी वो धीरे धीरे आर्टिस्टों के साथ लगातार चेंज होती जा रही थी, क्योंकि आर्ट जो थी वो आर्टिस्टों के मूड के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती थी। आर्टिस्टों ने डिफरेंट टाइप के आर्ट मीडियम में इन्होंने काम किया तो उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते जा रहे थे। एट प्रेजेंट टाइम मैनी प्राइवेट एंड पब्लिक गैलरीज आर इन ऑलमोस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। और इस टाइम तक 90s तक आपके इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट इंडिया की सभी ऑलमोस्ट सिटीज़ के अंदर पब्लिक और जो प्राइवेट गैलरीज थी, आर्ट गैलरीज थी, वो सब जगह मौजूद, मतलब प्राइवेट और पब्लिक गैलरीज को इंडिया की लगभग सभी सिटीज़ के अंदर बनाया जाने लगा था। मतलब कि जो गैलरीज थी वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लग गई थी, जहाँ पे आर्टिस्ट अपनी आर्ट वर्क को रिप्रेजेंट करते थे पब्लिक के लिए। वेयर आर्टिस्ट आर डूइंग आर्ट वर्क विद डिफरेंट मीडियम, जहाँ पे आर्टिस्ट अपने डिफरेंट मीडियम के अंदर काम कर रहे थे। डिजिटल पेंटिंग ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, अ न्यू मीडिया आर्ट। और इसी तरह की एक पेंटिंग स्टाइल और था जिसका नाम था डिजिटल पेंटिंग। एंड डिजिटल पेंटिंग भी बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कंटेम्प्रेरी आर्ट और न्यू मीडिया आर्ट का, क्योंकि बेसिकली ये पेंटिंग्स आपके कंप्यूटर के थ्रू, या यूँ बोल लीजिए हाँ कंप्यूटर के थ्रू ही इसको क्रिएट किया जाता था। इसमें आर्टिस्ट सारा काम इसमें डिजिटल, मतलब पूरा काम इसमें कंप्यूटर के थ्रू इसको क्रिएट करते थे। तो ये भी एक मीडिया का न्यू स्टाइल था।
सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लोकल आर्टिस्ट। और जो सोशल मीडिया थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीडिया में डिफरेंट टाइप के जो मीडिया थे, जैसे आपका अभी प्रेजेंट टाइम में हम जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये ऐसे सोशल मतलब मीडिया थे जहाँ इन सोशल मीडिया ने, इन प्लेटफॉर्म ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लोकल आर्टिस्टों के डेवलपमेंट में। मतलब आर्टिस्टों को बिना किसी आर्ट गैलरीज के उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ पे वो अपने कम टाइम पीरियड में एंड अपने पेंटिंग को, अपनी आर्ट स्टाइल को या अपने आर्ट वर्क को वो लोगों तक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, उनको डिस्प्ले कर सकते थे। तो सोशल मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट में भी। सम ऑफ द मेन पेंटिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। अब मॉडर्न इंडियन आर्ट की कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं वो देखिए। नंबर 1 पेंटिंग, द लाइव्स ऑफ मिडिवल संत। दिस इज द म्यूरल पेंटिंग डन बाय विनोद बिहारी मुखर्जी। ये मिडिवल संत की मतलब उनके जीवन पर आधारित एक म्यूरल है एंड ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के हिंदी भवन पे ये पूरा म्यूरल क्रिएट किया गया है। आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। टाइम पीरियड 1946-47। मीडियम फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक ऑन वॉल्स। फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक से इसको क्रिएट किया गया था, जो कि टेम्परा का ही एक पार्ट है। इस मेथड के अंदर जो ताज़ा प्लास्टर, जो एकदम प्लास्टर किया हुआ जो वॉल होता है, उसी की मतलब जो वॉल होती है सेमी ड्राइड वॉल पे ही पेंटिंग को क्रिएट कर दिया जाता है एंड जैसे जैसे पेंटिंग सूखती जाती है वो कलर्स वो वॉल के अंदर अब्जॉर्व होते जाते हैं एंड परमानेंट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक। डिस्क्रिप्शन, दिस म्यूरल पेंटिंग इज पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन शांति निकेतन। दिस म्यूरल पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय फ्रेस्को ब्रूनो टेक्निक। इट्स कवर about 23 meter of the entire upper half of the 3 walls of the room। इस पेंटिंग ने या इस म्यूरल ने 23 मीटर्स की पूरे एरिया को ये कवर करता हुआ बनाया गया है, जो रूम की 3 वॉल्स को कवर करता है। मुखर्जी skillfully reminded the teachings of great bhakti poet like Ramanuj, Kabir, Tulsidas, Surdas etc. through this mural painting। जो मुखर्जी थे, विनोद बिहारी मुखर्जी, वो मिडिवल सन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे एंड उसी इंस्पिरेशन को लेकर के इन्होंने इस पेंटिंग को क्रिएट किया था। इस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने जो भक्ति काल के जितने भी पोइट्स कवि हुए, जैसे रामानुज, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, उनकी जो शिक्षाएं थी उनको लोगों पब्लिक में रिमाइंड कराने की उन्होंने कोशिश की थी इस पेंटिंग के थ्रू। द आर्टिस्ट मेड ड्राइंग ऑन द वॉल विदाउट क्रिएटिव स्केचेस। और आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को वॉल पे बिना किसी क्रिएटिव स्केचेस के, मतलब नॉर्मली स्केचेस में ये पूरी पेंटिंग क्रिएट की हुई, किसी तरह का कोई चेंज उन्होंने नहीं किया है। सिंपल वे के अंदर इन्होंने पूरा म्यूरल क्रिएट किया है। द लाइव्स ऑफ मिडिवल संत आर डिपिक्टेड इन अ मॉडर्न स्टाइल वेयर ईच फिगर इज पेंटेड विद द मिनिमम एंड रिदमिक लाइन्स। यहाँ पे आर्टिस्ट ने बहुत ही कम एंड रिदमिक लाइन्स के थ्रू पूरा फिगर ड्रॉ किया है, जो मॉडर्न स्टाइल का पेंटिंग माना जाता है या मॉडर्न आर्ट का एक आर्टवर्क, मतलब उसमें मेंशन किया जाता है इन्हें। विनोद बिहारी मुखर्जी was one of the earliest artists of modern India who made the art of mural painting public। विनोद बिहारी मुखर्जी ये
मॉडर्न इंडिया मतलब कि जो मॉडर्न आर्ट थे उनमें से एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने म्यूरल पेंटिंग को पब्लिक के लिए प्लेस किया, या जो म्यूरल पेंटिंग्स थी वो पब्लिक के लिए ही उन्होंने बनाई करी ये पेंटिंग्स, क्योंकि वो आर्ट को पब्लिक का ही एक पार्ट मानते थे। मतलब आर्ट का जो जनरेशन मतलब आर्ट का जो बनाना है या आर्ट को जो डेवलप करना है या आर्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए ही क्रिएट किए जानी चाहिए। मदर टेरेसा, नेक्स्ट पेंटिंग इज मदर टेरेसा, आर्टिस्ट M.F. हुसैन। दिस इज द पेंटिंग मदर टेरेसा। टाइम पीरियड 1980s, 1988 89 में इसको क्रिएट किया था M.F. हुसैन ने। मीडियम ऑयल ऑन कैनवास, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। ये पेंटिंग दंगमा में कलेक्टेड है। इस पेंटिंग के अंदर अगर आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर्स बना रखे हैं इसमें ह्यूमन फिगर्स, लेडी जो डिपिक्शन हुआ है इसमें लेडी फिगर्स जो बनाया गया है वो मदर टेरेसा का बनाया गया है एंड अगेन उसको रिपीट किया गया है। आप देख रहे होंगे कि मिड पोर्शन के अंदर दो मदर टेरेसा को क्रिएट किया है एंड थर्ड के अंदर येलो जो मदर टेरेसा है, तीनों ही मदर टेरेसा ने एक उनकी गोद में एक आदमी को लेटा हुआ दिखाया गया है एंड साथ ही साथ जो येलो कलर्ड ड्रेसअप में जो मदर टेरेसा बैठी है उनके हाथ में एक चाइल्ड भी दिखाया गया है। मदर टेरेसा ने अपने लाइफ को लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। वो ऐसे मरणासन लोगों की सेवा करती थी जिन्हें जनरली नॉर्मल पर्सन टच करना भी मतलब उसको उनको टच करने में भी डरते थे। तो ऐसे लोगों को मदर टेरेसा ने उनकी केयर करी, उनकी संभाला, उनकी देखभाल करके उनका इलाज करके उनको स्वस्थ बनाया, एक नॉर्मल लाइफ में उन्हें जीना सिखाया उनको। तो इस तरह का उनका जो वर्क था वो वर्क या उनका जो डेडिकेशन था इस पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया है। This is the portrait of Mother Teresa, a saint-like figure date from the 1980s। ये एक मदर टेरेसा का पोर्ट्रेट पेंटिंग है जो जिसमें उन्हें संत के फॉर्म में, क्योंकि वो खुद एक संत थी जिन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। He created a new figurative language for modern Indian art and जो हुसैन साहब थे, जो M.F. हुसैन थे, उन्होंने एक फिगरेटिव मतलब मॉडर्न आर्ट के अंदर फिगरेटिव फॉर्म में इन्होंने काम किया था। द फेसलेस मॉडर्न फिगर अपीयर्स सेवरल टाइम, ईच टाइमिंग होल्डिंग अ चाइल्ड वेयर केयरफुली इन हर हैंड। इसमें जो M.F. हुसैन है उन्होंने फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब फिगरेटिव आर्ट में उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, बट साथ ही साथ उन्होंने फेस को फीचरलेस बनाया है। फेस में किसी भी तरह की आपने देखा वो डिटेल्स नहीं बनाई गई है, बिल्कुल फ्लैट उसको ब्लैक कलर से बनाया गया है। एंड वहीं ये फेसलेस मदर टेरेसा के फिगर को उन्होंने 3 टाइम इस पेंटिंग में दिखाया गया है एंड साथ जो लास्ट टाइम पेंटिंग के अंदर एक बच्चे को होल्ड किया हुआ भी दिखाया गया है। इन द पिक्चर the figure of mother is shown sitting in the middle and a nice big man is laying horizontally in her lap। एंड आप देखोगे इस पेंटिंग में मैंने बताया था उनकी गोद में एक आदमी, बड़ा अच्छा खासा एक बड़ा आदमी उनकी गोद में दिखाया गया है, लेटा दिखाया गया है। हुसैन was familiar with European art, especially the sculpture of Renaissance master Michelangelo, the famous Italian sculptor। जो हुसैन थे वो यूरोपियन आर्ट के काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे एंड साथ ही साथ वो रेनाइंस के जो मास्टर आर्टिस्ट थे माइकल एंजेलो, पुनर्जागरण काल के जो वहाँ के जो मास्टर आर्टिस्ट थे जिनका नाम था माइकल एंजेलो,
जो कि एक फेमस इटालियन स्कल्प्टर थे, मूर्तिकार थे, उनकी आर्ट स्टाइल से काफ़ी ये परिचित थे या उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे, एंड वो इंस्पिरेशन उसी तरह का इम्पैक्ट इनकी इस पेंटिंग में भी सीन होता है. On the other hand, flat figures are depicted and figures look like a piece of paper joined together in a collage. एंड पेंटिंग को अगर आप एक बार गौर से भी देखोगे तो पेंटिंग ऐसे लगती है कि सेक्शंस में ही पेंटिंग्स बनाई गई थी एंड उनको बाद में एक साथ चिपकाया गया है. जैसे कॉलाज के अंदर हम डिफरेंट पीसेस को गैदर करके या उनको चिपका करके हम एक कॉलाज को क्रिएट करते हैं, उसी तरह की ये पेंटिंग नज़र आती है. In this painting, a woman is shown sitting on one side of the picture, which give us a hint that this is a living story about the care and treatment of the helpless in India. एंड पेंटिंग के अगर आप देखोगे साइड में एक लेडी को भी, मतलब एक वुमन को भी बैठा दिखाया गया है, जिससे पता लगता है कि जो मदर टेरेसा थी वो लोगों का ट्रीटमेंट करती थी, उनकी केयर करती थी, जो ऐसे लोगों की जिसमें इंडिया के अंदर जो बिल्कुल हेल्पलेस थे, जिनकी कोई मदद करना नहीं चाहता था, उन लोगों की मदद मदर टेरेसा करती थी. नेक्स्ट पेंटिंग इज हल्दी ग्राइंडर एंड दिस पेंटिंग डन बाय अमृता शेरगिल. दिस इज द पिक्चर ऑफ अमृता शेरगिल. इन 1940 में ये पेंटिंग क्रिएट की थी, ऑयल ऑन कैनवास मीडियम पे. कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. ये पेंटिंग भी आपकी नगमा में ही कलेक्टेड है. डिस्क्रिप्शन, अमृता वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम रूरल एंड विलेज ऑफ इंडिया. जैसे कि पहले प्रीवियस मैंने फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने आपको कि अमृता शेरगिल थी, उनकी बेसिकली जो आर्ट की स्टडी हुई थी वो आपकी पेरिस में हुई थी, एंड वहाँ से उन्होंने यूरोपियन आर्ट स्टाइल में काम सीखा था. बट पेंटिंग के लिए, आर्ट के लिए जो उन्होंने वर्क प्लेस को, जिसको कार्य क्षेत्र के लिए जो इन्होंने जिस जगह को चुना वो इंडिया था, क्योंकि ये यहाँ के रूरल एंड जो विलेज लाइफ थी इंडिया की, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थी. इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रह कर के पेंटिंग बनाना इन्होंने इस चीज़ को चुना. शी डिपिक्टेड इंडियन वुमन engaged in a traditional activity of grinding dry turmeric in an Indian style. इन्होंने इस पेंटिंग के अंदर इसमें इन्होंने जो एक ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है हल्दी को पीसने की, इंडियन जो कल्चर होता है, इंडियन कल्चर के अंदर हल्दी पीसना एक ट्रेडिशन एक्टिविटी के अंदर माना जाता है. मतलब कोई भी शुभ काम होता है तो वहाँ पे हल्दी, क्योंकि हल्दी एक शुभ का प्रतीक मानी जाती है, तो उसको पीसना एक ट्रेडिशन एक्टिविटी के अंदर लिया जाता है. एंड ये काम करती हुई महिलाएं, मतलब हल्दी पीसती हुई महिलाओं को इन्होंने पेंट किया, इस ट्रेडिशन को उन्होंने पेंट किया. She has drawn female figures very closely and used a contrast and bright colors scheme in this painting. अमृता शेरगिल ने बेसिकली इसमें जो फीमेल फिगर्स को, इस पेंटिंग के अंदर फीमेल फिगर्स को बहुत ही क्लोजली, मतलब बहुत ही पास से उसको बनाया है. दैट मीन्स क्लोजली उसको पेंट किया है. साथ ही साथ पेंटिंग के अंदर जो कलर स्कीम या कलर पैलेट जो यूज़ हुई है वो कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइट कलर्स को इसमें लिया गया है. दिस इज़ द पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर. बैकग्राउंड से जो मेन जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम में इनको बनाया गया, जिससे वो आकृतियाँ जो फिगर्स हैं वो एकदम पेंटिंग में निकल के आ रही हैं. वुमन एंड ट्रीज आर डिपिक्टेड एट फ्लैट फिगर्स. अमृता शेरगिल ने ये एब्स्ट्रैक्ट मैनर में पेंटिंग को क्रिएट किया था, इसीलिए पेंटिंग के जो फिगर्स हैं बिल्कुल फ्लैट बनाए गए हैं. दैट मीन्स जो कलर स्कीम है उसमें किसी तरह के शेड्स को नहीं बनाया गया है. हर स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बसोली स्कूल एंड पॉल गॉन्ग. अमृता शेरगिल की जो आर्ट स्टाइल थी वो बसोली स्कूल
बसोली स्कूल, दैट मीन्स हम पहाड़ी स्कूल की बात कर रहे हैं। पहाड़ी स्कूल की जो ओल्डेस्ट आर्ट स्टाइल थी बसोली स्कूल, उस आर्ट स्टाइल से या बसोली स्कूल से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। साथ ही साथ इनकी आर्ट स्टाइल पे पॉल गॉन्ग की आर्ट स्टाइल का भी इम्पैक्ट नज़र आता है, जिसके चलते इन्होंने इस तरह की कलर स्कीम को, मतलब कि आप कलर्स में अगर देखोगे तो बिल्कुल डल फिर एकदम ब्राइट, इस तरह के कलर स्कीम को इन्होंने पेंटिंग में यूज़ किया, जो कि पॉल गॉन्ग की पेंटिंग्स में भी आपको इस तरह की कलर स्कीम देखने को मिलेगी। As a modern artist, she depicted semi-abstract painting and no depth shown in the landscape. अमृता शेरगिल एक मॉडर्न आर्टिस्ट थी। क्योंकि इनकी बेसिकली आर्ट की एजुकेशन थी वो उनकी पेरिस से हुई थी, एंड इसीलिए इनके आर्ट स्टाइल पे यूरोपियन आर्ट स्टाइल का इम्पैक्ट भी सीन होता है। तो ये एज ए इन्होंने इंडिया को अपना मेन आर्ट वर्क प्लेस के फॉर्म में इन्होंने इंडिया को चुना, क्योंकि यहाँ के कल्चर, यहाँ की एक्टिविटी से, यहाँ के ट्रेडिशन से काफ़ी प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस हुई थी। तो इसीलिए इनकी पेंटिंग में इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसीलिए ये मॉडर्न आर्टिस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इनकी जो पेंटिंग थी सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर गिनी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें फिगर्स बनाए हैं, बट फिगर्स को फेसलेस, मतलब इमोशनलेस पेंटिंग्स को दिखाया है। पेंटिंग के अंदर आप देखोगे फीचर्स नहीं बने हुए, सिंपली फेस को एक ब्लैक कलर से उसको पेंट किया गया है, बट उसमें किसी भी तरह के फिगर्स को दिखाया नहीं गया है। तो ये इस तरह की पेंटिंग सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहलाती हैं। तो पेंटिंग के अंदर किसी भी तरह का डेप्थ नहीं दिखाया गया है इस लैंडस्केप पेंटिंग के अंदर। नेक्स्ट पेंटिंग इज फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वापल्ली। ये पेंटिंग केजी सुब्रमण्यम आर्टिस्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ केजी सुब्रमण्यम। टाइम पीरियड 1986 में इसको केजी सुब्रमण्यम ने इस पेंटिंग को डिपिक्ट किया था। मीडियम वाटर एंड ऑयल कलर ऑन एक्रेलिक पेपर। ये पेंटिंग मिक्स मीडिया में बनी हुई है एंड एक्रेलिक पेपर पे इन्होंने वाटर एंड ऑयल के साथ इस पेंटिंग को क्रिएट किया है। मिक्स मीडिया का मतलब होता है दो अलग अलग डिफरेंट मीडियम को एक साथ कंबाइन करके काम करना। डिस्क्रिप्शन, द टाइटल ऑफ द पिक्चर refers to his home in Purvapalli, an area in Shanti Niketan from where his imagination seems to be wandering the world. ये पेंटिंग जो ली गई है ये बेसिकली जो इनका पूर्वपल्ली इनका होम टाउन था, वहाँ की मतलब यादों को, जो सुब्रमण्यम जी थे उन्होंने अपनी बचपन की यादों को उन्होंने एक इमेजिन करके, मतलब कि एक अलग ही संसार की दुनिया को इमेजिन किया है। अपनी बचपन की यादों को उन्होंने एक अलग रूप दे करके इन पेंटिंग्स को क्रिएट किया है। एंड ये जो पूर्वपल्ली है ये बेसिकली शांति निकेतन का ही पास का एरिया है जहां उनका बचपन बीता था। तो उन बचपन की यादों को इन्होंने डिफरेंट वे में एक अजीब दुनिया के रूप में इन्होंने इस पेंटिंग को इमेजिनेशन करके इसको बनाया है। जैसे छोटे बच्चों की जो काल्पनिक दुनिया होती है उसी तरह की काल्पनिक दुनिया को, इस पूर्वपल्ली की उस काल्पनिक दुनिया को, अपनी बचपन की यादों को इन्होंने पेंटिंग के फॉर्म में बनाया है केजी सुब्रमण्यम ने। द पिक्चर्स फिक्शनल लैंडस्केप फीचर्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड with birds and animals walking side by side with the humans and unusual trees with feathers growing in place of leaves. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इमेजिनेशन और बिल्कुल अजीबो गरीब दुनिया है जो बेसिकली मतलब एक्चुअल में वो वर्ल्ड नहीं होता, वो दुनिया नहीं होती है, वो एक बच्चे की काल्पनिक दुनिया मानी जाती है। तो उसी तरह की इन्होंने ये पेंटिंग, अजीबो गरीब पेंटिंग बनाई थी, जिसके अंदर इन्होंने एक फिक्शनल मतलब एक लैंडस्केप को क्रिएट करते हुए उसके अंदर उन्होंने बर्ड्स एनिमल्स को चलते हुए दिखाया गया ह्यूमन के साथ, मतलब उनको जैसे ह्यूमन बीइंग जिस तरह से चलते हैं उसी तरह बर्ड्स और एनिमल्स को दिखाया है। साथ ही साथ ट्रीज़ के ऊपर उन्होंने पंख को लगाया है, जहाँ पे जो बेसिकली जो पंख होते हैं वो बर्ड्स का मेन पार्ट है, उनको उन पार्ट को, उन फैदर्स को आर्टिस्ट ने
ट्रीज के साथ उसको कंबाइन करके, मतलब पेड़ों के उन्होंने पंख लगाए हैं लीव्स की जगह उन्होंने पेड़ों के पंख लगाए हैं, जो बेसिकली में एक्चुअल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारा कुछ इमेजिनेशन से उन्होंने क्रिएट किया था। दिस इज द पेंटिंग ऑफ पूरपल्ली पेंटिंग। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ह्यूमन बींग्स बने हुए हैं, इसके अंदर बर्ड्स, स्काई भी दिखाई दे रहे होंगे आपको साथ साथ, एंड ट्रीज के आपको पंख नज़र आएंगे। ये अगर आपको दिख रहा हो, आप देख पा रहे हो तो देखो ट्रीज में ये पंख लगे हुए हैं इस तरह से। यहाँ एनिमल्स, ये गॉड बना हुआ है, ये बर्ड्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह की इन्होंने एक काल्पनिक दुनिया को इन्होंने इमेजिन किया था। In this painting, he used sketchy style and colors are applied quickly with brush strokes. इस पेंटिंग के अंदर इन्होंने स्केची मतलब स्केची स्टाइल में, दैट मीन्स स्केची फिगर्स को इन्होंने ड्रॉ किया था, एंड साथ ही साथ इन्होंने ब्रश स्ट्रोक वाली स्टाइल से इन्होंने कलर्स को फिल किया है, मतलब स्ट्रोक में इन्होंने पेंटिंग को कलर किया है। येलो ऑकर ग्रीन एंड ब्राउन कलर्स वर यूज इन दिस पेंटिंग। इस पेंटिंग में आपको दिख भी रहा होगा तो येलो कलर, येलो ऑकर, ग्रीन एंड ब्राउन के शेड सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहे हैं। द फिगर्स आर अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर रेदर देन बिहाइंड ईच अदर ऑन द फ्लैट स्पेस। आपको पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट ने इसमें, अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो पेंटिंग्स आगे पीछे ना हो करके, पेंटिंग में जो फिगर्स बनाए गए हैं वो आगे पीछे ना बना करके, मतलब कि एक दूसरे के पीछे ना बना करके एक दूसरे के ऊपर, मतलब सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 उसको टॉप टू बॉटम उसको क्रिएट किया है आर्टिस्ट ने, अरेंज किया है 1 बाय 1। ये एक के पीछे एक नहीं बनी है। जैसे हम मोस्टली हम लोग जो पेंटिंग बनाते हैं तो हम दूर पास का जो पर्सपेक्टिव होता है उसे हम दिखाते हैं पेंटिंग में। तो यहाँ पे आर्टिस्ट ने पर्सपेक्टिव को यूज़ नहीं किया है पेंटिंग्स में। जो फिगर्स बनाए वो उसने उसको 1 बाय 1 मतलब टॉप से उसने अरेंज करते हुए बॉटम तक उसको लेके आया है फ्लैट सरफेस में। Depiction of human figures are influenced by the urban folk art such as the Kalighat painting, which were popular in colonial Calcutta in the late 19th century। और जो आर्टिस्ट ने के जी सुब्रमण्यम ने इस पेंटिंग में ह्यूमन फिगर्स जो बनाए हैं, बेसिकली वो उन ह्यूमन फिगर्स को देख करके हमें अर्बन फोक आर्ट की याद आती है। मतलब फोक आर्ट के अंदर जिस तरह से अर्बन, दैट मीन्स जो साउथ अफ्रीका में जिस तरह के फिगर्स को बनाया जाता है, वहाँ पे बेसिकली फेसेस को, मास्क को इसी तरह से ब्लैक किया जाता है, और उसी तरह का वो वहाँ की फोक आर्ट होती है, अर्बन फोक आर्ट के नाम से वो जानी जाती है। तो उसी तरह के इन्होंने फेसेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे कालीघाट पेंटिंग का भी इम्पैक्ट हमें आर्टिस्ट की इस पेंटिंग में नज़र आता है। जो बेसिकली कालीघाट पेंटिंग आपकी कॉर्नेल आर्ट स्कूल जो कलकत्ता से जो थी, कलकत्ता की कॉर्नेल आर्ट स्कूल, एकेडमिक आर्ट स्कूल जो थे, जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे लेट 19th सेंचुरी में, वहाँ की कालीघाट पेंटिंग का भी इम्पैक्ट इस पेंटिंग में सीन होता है। आपको ये याद रखना है कि अर्बन फोक आर्ट का प्लस कालीघाट जो पेंटिंग्स थी बेसिकली कलकत्ता से रिलेटेड थी, उन दोनों ही आर्ट स्टाइल का इम्पैक्ट यहाँ के ह्यूमन फिगर्स में आर्टिस्ट ने उसका इम्पैक्ट दिया है। तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।